गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड आपको बता दिया गया था कि डीएनए और आरएनए दोनों को बोलते हैं। अब दोनों ही डीएनए हो या आरएनए हो, इसके बारे में यह भी बता दिया गया है कि दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में तीन चीज का हाथ होता है। एक है सुगर, जो कि बता चुके हैं कि दो प्रकार का है, बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डिऑक्सी राइबोज सुगर। दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। फिर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के भी बता दिए हैं कि एक का तीसरा कार्बन और एक का पांचवा कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा। अब हम लोग को आज पढ़ना था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए, वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल का मतलब हुआ कि जैसे ये पहला चेन चल रहा है, ये पहला चेन हुआ, और ये देखिए दूसरा चेन। इस तरीके से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि डिस्कस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो पहले ये लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच बोथ चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब है कि अगर एक तीसरा पांचवा तीसरा पांचवा तीसरा पांचवा तीसरा पांचवा से अगर जुड़ा हुआ है, मतलब एक ऐसा चेन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड तीसरे कार्बन का और पांचवें कार्बन का फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाया है, तो एक है पांचवा तीसरा पांचवा तीसरा पांचवा तीसरा वाला। मतलब एक 3-5 वाला चेन है तो एक 5-3 वाला चेन है। चेन का ये जो बेस है ये सुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। चेन का ये जो बेस है वो सुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है, और जो इसमें नाइट्रोजनस बेस है वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन है। मतलब ये जो सुगर बेस है, सुगर और फॉस्फेट का ये जो चेन जा रहा है, इसमें नाइट्रोजनस बेस स्टेयर्स लाइक अरेंजमेंट बनाए हुआ है। ये दिमाग में रखेंगे कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब अगर एक के तरफ इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन होगा दूसरे का। और अगर साइटोसिन है तो वो हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन होगा। एक बात आपको पहले बता दें, सुन लीजिए कि ये जो आप यहां पर जो दूरी देख रहे हैं, ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये जो आप दूरी देख रहे हैं, सब दूरी बराबर है। अब आपको लग रहा हो कि यहां तो कम है, यहां तो ज्यादा है, फिर यहां कम है, तो वैसा बात नहीं है। ये टॉपिक बायोलॉजी में भी पढ़ना है, बायोलॉजी में ही पढ़ना है। तो बायोलॉजी में ये सब डिस्टेंस भी आता है कि ये दोनों चेन के बीच के का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये जो टर्न टाइप का दिख रहा है इसका लेंथ कितना है। आपको केमिस्ट्री में ये सब नहीं जानना है, आपको केवल ये जाना है कि ये जितना लंबा टर्न होगा ये उतना ही लंबा टर्न होगा, और ये जितना दूरी है ये उतना ही दूरी है, ये उतना ही दूरी है। होता क्या है कि जैसे अगर एक बांस का सीढ़ी हो जिसमें 2 बांस है, ये सब स्टेयर्स है, तो सब इक्वल दूरी पे होता है।
अब अगर किसी तरीके से अगर बांस को अगर टर्न कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो हो सकता है कि जब आप दूर से देखिएगा तो कहीं पे लगेगा कि ये सटा हुआ है, लेकिन इस साइड से जाके देखिएगा तो दूरी उतना ही है जितना कि यहाँ पे है। ये दिमाग में रखना कि जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ है, उतना ही दूरी यहाँ है। हाँ, ये केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए रिलैक्सेशन का बात है कि इसमें ये आपको डिस्टेंस याद नहीं करना है। ये जान जाइए कि शुगर और फॉस्फेट के मिलने से ही ये बना हुआ है, चेन का जो ये आधार है, और उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो स्टेयर्स लाइक अरेंजमेंट बनाए हुए है। एडेनिन अगर एक तरफ लिखिएगा तो दूसरे तरफ थाइमिन ही लिखना है, अगर इधर एडेनिन लिखिएगा तो इधर थाइमिन ही लिखना है, इधर साइटोसिन लिखिएगा तो इधर गुआनिन लिखना है, इधर साइटोसिन लिखिएगा तो इधर गुआनिन लिखना है। ये बेस पेयरिंग रूल है कि एडेनिन जब जुड़ेगा तो थाइमिन के साथ, साइटोसिन जब जुड़ेगा तो गुआनिन के साथ। ये माइंड में रखना है कि अगर इधर एडेनिन लिखे हैं तो इधर थाइमिन लिखे, इधर साइटोसिन लिखे हैं तो इधर गुआनिन लिखे। ये फिक्स है। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे अगर यहां लिख दिए थाइमिन तो इसके अपोजिट लिखना होगा एडेनिन। अगर यहां लिख दिए साइटोसिन तो इधर लिखना होगा गुआनिन। अगर इधर लिख दिए गुआनिन तो इधर लिखना होगा साइटोसिन। अगर इधर लिख दिए थाइमिन तो इधर लिखना होगा एडेनिन। मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा भर देंगे एकदम। एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आपको दिखाना है। आप 10 नहीं दिखा दीजिएगा। 2 इसके लिए छोड़ना है जो यहां पे होगा, 2 इसके लिए छोड़ना है जो कि यहां पे होगा, इस टर्न के पास होगा। अब कोई बोलेगा सर यहां पर 2, यहां पर 2, तब तो 12 हो गया। तो नहीं, एक के हिस्से में कोई एक आएगा। अगर ये ऊपर वाला अगर इसके लिए गिन रहे हैं तो फिर ये ऊपर वाला इसके लिए गिनेंगे। दिमाग में रखना है कि एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड बनाना है। जैसे अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन है, अगर इधर थाइमिन है तो इधर एडेनिन है, इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन है, इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। इसी को वर्ड में लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर DNA is a double helical structure in which both chains are complementary, in which both chains are complementary to each other. DNA is a double helical structure in which both chains are complementary to each other. Base of chain, ये हुआ base of chain. Base of chain is formed by sugar and phosphate, while nitrogenous base forms stairs like arrangement. While nitrogenous base forms stairs like arrangement.
पहले ये बता दिए कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो चेन का बेस है ये सुगर और फॉस्फेट के मिलने से बना हुआ है। दोनों चेन कॉम्प्लीमेंट्री है और जो नाइट्रोजनस बेस है वो स्टेयर्स लाइक अरेंजमेंट बनाया है, सीढ़ीनुमा अरेंजमेंट बनाया है। तो लिखेंगे इट मस्ट बी नोटेड, that adenine always pairs with thymine. Adenine always pairs with thymine by 2 hydrogen bond, while cytosine always pairs with guanine by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका वाटसन और क्रिक मॉडल हो गया डीएनए का। इतना ही लिखना होगा अगर वाटसन और क्रिक मॉडल अगर आ जाए डीएनए का लिखने के लिए। तो अब आप ये जान जाइए कि ये तो डीएनए हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, 2 धागे के जैसा स्ट्रक्चर है। जो आरएनए है, आरएनए में केवल इतना जान जाइए कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब ये एक धागे के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए है, दोहरा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल चेन है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए 3 प्रकार का है। इट इज ऑफ 3 टाइप। इसमें जितना लाइन खवा रहे हैं उतना ही जरूरत है। ये 3 प्रकार का होता है आरएनए। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, छोटा वाला आरएनए, इसको पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए। दूसरा छोटा वाला एमआरएनए, इसको पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए। और एक है छोटा वाला टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बोले कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और वो 3 प्रकार का है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स है। प्रोटीन हम लोग खाते भी हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर खुद बनता भी है। जी हाँ, आप सही सुने, फिर से सुन लीजिए। प्रोटीन हम लोग खाते भी हैं, अब कुछ प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनता भी है। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलने से बना हुआ है। अमाइनो एसिड यूनिट हुआ प्रोटीन का। तो कुछ ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है, और कुछ ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको बाहर से खाना ही पड़ेगा। तो जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेता है, मतलब जो समझिए कि प्रोटीन खुद बॉडी बना लेता है, तो प्रोटीन बनाने का काम आरएनए करता है। और एक लाइन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यही याद रखना है। बायोलॉजी में तो इस लाइन के लिए एक चैप्टर है कंप्लीट, लेकिन हम लोग को बस केवल इतना याद रखना है कि आरएनए प्रोटीन बनाएगा और डीएनए के पास वो मैसेज होता है, डीएनए के पास वो कोड होता है कि कौन सा प्रोटीन शरीर में बनाना है। डीएनए कैरीज कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इनसाइड आवर बॉडी, और आरएनए यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। लिख रहे हैं द फंक्शन ऑफ
द फंक्शन ऑफ RNA इज प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करेगा। फिर लिख रहे हैं डीएनए कैरीज कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। कौन प्रोटीन बनना है उसका कोड डीएनए के पास होता है और प्रोटीन बनाने का काम आरएनए का होता है। ये हम लोग का न्यूक्लिक एसिड खत्म हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है विटामिन्स। न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है विटामिन्स। इसके बाद कॉपी पर आप हेडिंग दे दीजिएगा विटामिन्स। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे विटामिन्स। जानेंगे कि विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जरूरत होता है फूड में, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं तो डाइट में इसका जरूरत होता है स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि जो भी बॉडी का फंक्शन है वो अच्छे से होते रहे और बॉडी का ऑप्टिमम ग्रोथ बना रहे। लिखेंगे सबसे पहले विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are required in diet. Vitamins are the organic compounds required in diet in a small amount, required in diet in a small amount for performing all biological functions normally। ये विटामिन हुआ। देखिए विटामिन के बारे में बोल रहे हैं कि विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डाइट में जरूरत है स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। ये बस इसलिए जरूरत है कि शरीर में जितना भी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जो भी शरीर का बायोलॉजिकल फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से होते रहे। ये जो विटामिन्स है ये दो प्रकार का होता है। विटामिन्स जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बोले कि जो विटामिन्स है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स।
वाटर सॉल्युबल विटामिन का एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारा विटामिन होता है, B1, B2, B4, B6, B9, B12, बहुत सारा विटामिन होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट B12, B12 को छोड़ के बाकी जो भी विटामिन बी है जैसे B1, B2, B4, B6, B9 ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फिर विटामिन सी ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन में है विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। दोनों में अंतर ये है कि अगर आप ये एक्सेस मात्रा में अगर आप खा जाइएगा, अगर इसका इनटेक अगर आप एक्सेस मात्रा में अगर आप कर लीजिएगा, ये विटामिन अगर आप ज्यादा खा लीजिएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो है एक्सेस मात्रा में खाइएगा तो बीमारी हो सकता है। एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन कॉजेज हाइपर विटामिनोसिस। तो अगर आप एक्सेस मात्रा में ये अगर आप खाइएगा तो बीमारी हो सकता है। ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, ये लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में ये सब जमा होता है। तो इसमें लिख रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में कि इफ इट इज टेकन इन एक्सेस, if it is taken in excess then is excreted out through urine. If it is taken in excess then is excreted out through urine. और इसमें लिख रहे हैं its excess intake causes hypervitaminosis और उसके बाद फिर से में लिखेंगे it is stored in liver and adipose tissues। ये लिवर और एडिपोज टिश्यूज में ये जमा रहता है। उसके बाद आप जानेंगे कि किताब में NCERT में एक पेज है, पेज नंबर 418। अब देख लीजिएगा, कोई कोई जेरोक्स बुक हो तो उसमें कुछ अलग भी पेज हो सकता है, मतलब इसको खोज लीजिएगा। 418 पेज हम बता रहे हैं। विटामिन में एक पेज है 418 नंबर पेज NCERT सेकंड पार्ट बुक में। उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ विटामिन लिखा हुआ है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6, B9, B12, विटामिन सी, डी, ई, के, सबका सोर्स लिखा हुआ है कि क्या खाइएगा तो ये विटामिन मिलेगा और उसके कमी से कौन बीमारी होता है, डेफिशिएंसी डिजीज, वो लिखा हुआ है। आपको वो टेबल कॉपी पर नोट कर लेना है और वो टेबल याद कर लेना है कि किस विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है और उसके बाद वो विटामिन पर्टिकुलर किस फूड में खाया जाता है, मतलब किस फूड में वो पाया जाता है। तो ये आपको नोट करके याद कर लेना होगा। तो ये विटामिन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा प्रोटीन्स।
कॉपी पर हेडिंग दीजिएगा प्रोटीन्स और जानेंगे कि बॉडी के ग्रोथ के लिए ये इसका रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटीन का काम बॉडी को एनर्जी देना नहीं है, बॉडी का ग्रोथ करवाना है। बॉडी के ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन्स में लिखेंगे कि प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसका यूनिट है अल्फा अमाइनो एसिड। प्रोटीन में बता रहे हैं कि प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसका यूनिट है अल्फा अमाइनो एसिड। जैसे बात समझिए, अगर ये एसिड है तो एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर अल्फा कार्बन से अगर अमाइन ग्रुप जुड़ गया तो ये हो गया अल्फा अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन का यूनिट है, मतलब बहुत सारा अल्फा अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा। दिमाग में रखेंगे कि प्रोटीन किस लिए जरूरी है, तो बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। और ये किसके मिलने से बना है, इसका यूनिट क्या है, तो अल्फा अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड आप देख रहे हैं ये दो प्रकार का होता है। ये जो आप इसका यूनिट देख रहे हैं अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन इसेंशियल, जो जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। जानेंगे कि अमाइनो एसिड दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकता है, वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है। तो अगर बॉडी खुद बना सकता है तो उसको बाहर से खाने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे अमाइनो एसिड को नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। अब वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, मतलब आपको उसको बाहर से ही खाना ही पड़ेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग इसेंशियल अमाइनो एसिड। पहले तो बताएं कि प्रोटीन बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसका यूनिट है अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड दो प्रकार का है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और इसेंशियल अमाइनो एसिड। सबसे पहले लिखेंगे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें लिखेंगे द अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड which can be synthesized the amino acid which can be synthesized देखिए ना, इसका स्पेलिंग माइंड से का एक निकल गया, चेक कर लेंगे। The amino acid which can be synthesized in our body is called non-essential amino acid. वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल दो इसका याद रखिएगा, एक है ग्लाइसिन,
जिसका फॉर्मूला होगा NH2 CH2 COOH। ये हो गया ग्लाइसिन। दूसरा एग्जाम्पल एलेनिन। एलेनिन CH3 CH NH2 COOH। ये हुआ ग्लाइसिन और ये हुआ एलेनिन। दो एग्जाम्पल दिए नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का, वो अमाइनो एसिड का जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे देखिए अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा अमाइनो एसिड। फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन अल्फा, अल्फा से ये अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हुआ अल्फा अमाइनो एसिड। दूसरा है इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी खुद बना नहीं सकता है, मतलब उसको आपको बाहर से खाना पड़ेगा, तो वो हुआ इसेंशियल अमाइनो एसिड। लिखेंगे द अमाइनो एसिड्स which can't be synthesized, which can't be synthesized in our body, which can't be synthesized in our body are called, इसमें भी लिख लीजिए द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड essential, sorry, non-essential amino acid. The amino acids which can't be synthesized in our body are called essential amino acid. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे ल्यूसीन। ल्यूसीन पहले ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिख दिए, फिर CH2 CH NH2 COOH। वैलिन, वैलिन वैलिन में ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिख दिए, CH NH2 COOH। तो ये अभी आपको बताया गया कि अमाइनो एसिड दो प्रकार का है, इसेंशियल, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। एक चीज आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर हम बोल दें कि ये कार्बन कीरल है, तो ये आपके जहन में आराम से होगा कि इसके एक बॉन्ड से COOH, एक बॉन्ड से NH2, तो एक बॉन्ड से H, तो एक बॉन्ड से इतना, ये चीज, तो चारों बॉन्ड से अलग अलग चीज जुड़ा हुआ है। ये कीरल कार्बन है, ये भी देखिए कीरल कार्बन है, ये भी देखिए कीरल कार्बन है। केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कोई कीरल कार्बन नहीं होता। तो खैर अब ये सब हम अगले क्लास में इस सबको और डील करेंगे। अभी आपको केवल इतना बता दिए कि प्रोटीन का यूनिट है अल्फा अमाइनो एसिड, और ये दो प्रकार का होता है, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। जो बॉडी हमारा खुद बना सकता है, जिसको बाहर से खाने का आवश्यकता नहीं है, वो हुआ नॉन इसेंशियल, और जो बाहर से खाना पड़ेगा वो हुआ इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनफ फॉर द डे।